नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2 राष्ट्र का स्वरूप पूरक वाचन. तो आइए बाल मित्रों, हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं. विज्ञान और उद्योग दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है. विज्ञान और किसे? उद्योग. वैज्ञानिक तरक्कियां जो हुई है और उद्योग है, उन दोनों को मिलाकर हमें एक भौतिक मतलब कहते हैं ना, जो संबंध रखने वाला पंच महाभूतों में भौतिक वस्तुएं हैं जिसका हम संग्रह करते हैं, ऐसी वस्तुओं का एक नया ठाट यानी ढांचा हमें तैयार करना है. यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए. हमें जो भी कार्य करना है मात्र कार्य करने के लिए नहीं, परंतु उस कार्य करने में हमें खुशी होनी चाहिए, नया उत्साह होना चाहिए और हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. और ये काम है नित्य मतलब रोज के रोज आगे बढ़ना चाहिए. हमारा ध्येय यानी हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य यह हो कि राष्ट्र में जितने भी हाथ हैं उनमें कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना नहीं रहे. अर्थात हम जो इस उद्योग और विज्ञान को मिलाकर एक जो नया ढांचा तैयार करने वाले हैं और ये खुशी से करेंगे. और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों के द्वारा अपना योगदान देना पड़ेगा, या कोई भी हाल ऐसा ना हो कि जो इस कार्य में योगदान ना दे. यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा. मातृभूमि पर निवास कर. अब हम राष्ट्र के दूसरे अंग को पढ़ते हैं. हमने तत्व देखे थे. राष्ट्र के 3 तत्व कौन से हैं? भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति. तो सबसे पहले हमने भूमि पर देखा. अब हम दूसरा अंग देखते हैं. मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र के दूसरे अंग है. पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना ही असंभव है. असंभव मतलब मुमकिन ही नहीं है. यदि धरती बन गई है पर धरती पर रहने वाला कोई व्यक्ति ही ना हो, मनुष्य ही ना हो, तो हम राष्ट्र की कल्पना कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है. पृथ्वी और जल दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है. पृथ्वी और मनुष्य, इन दोनों को मिलाते हैं. पृथ्वी और जल यानी मनुष्य, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो ही हम एक राष्ट्र के स्वरूप को तैयार कर सकते हैं. धरती है परंतु मनुष्य उस पर रहने वाला नहीं है तो हम राष्ट्र की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं. तो इन दोनों को मिलाने पर ही एक राष्ट्र का स्वरूप बनता है. जल के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त हुई है. पृथ्वी माता है और जल सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है. मातृभूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया. भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ. जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है. इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं. बच्चों, मातृभूमि पृथ्वी है. पृथ्वी को माता का दर्जा दिया जाता है कि पृथ्वी हमारी माँ है. और जल है वो सही मायने में उसका पुत्र है. तो स्वाभाविक है कि जैसे हम हमारी जन्मदायिनी माता की रक्षा करते हैं, उसे माता का दर्जा देते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसी तरह हमें भी धरती माता के साथ उसी तरह का संबंध जोड़ के रखना है कि धरती मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ. जब यह भाव हमारे मन में बैठ जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा, कुछ कार्य करने के लिए हमें उत्साह होगा और हम निर्विघ्न उस कार्य को कर पाएंगे. और इसी से हमारे मन के अंदर राष्ट्र की भावना के जो अंकुर है, जो बीज है, वो पल्लवित हो पाएंगे कि धरती मेरी माँ है और मैं उस पर रहने वाला हूँ. तो मैं अपनी माता को किस तरह से आगे बढ़ाऊँ, उसे किस तरह से कार्य करूँ. जब ये भावना पुत्र की माता के प्रति होगी तब अपने आप ही देश के हर एक के रहने वाले में राष्ट्र के प्रति जो बीज है, जो उनके अंदर पड़े हैं, वो धीरे धीरे पल्लवित होने लगेंगे. इसीलिए तो हम धरती को माता की संज्ञा देते हैं. अब आगे देखते हैं. यह भाव सशक्त यानी बहुत ही मजबूत
रूप से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। हर एक व्यक्ति के मन में एक भाव जाग जाए कि धरती मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ और मुझे अपनी माता के लिए कुछ करना है, ये भाव हर एक व्यक्ति में जागृत हो जाए तो पूरे वायुमंडल में चारों तरफ वातावरण में जब ये स्वर गूंजने लगेगा तो क्या होगा, इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध प्राप्त करेगा। जब यह मैं पुत्र हूँ और धरती मेरी माता है, ये सारा स्वर वायुमंडल में घूमना शुरू हो जाएगा, तब सही अर्थ में पृथ्वी और मनुष्य के बीच का जो सच्चा संबंध है वह अपने आप ही जागृत हो जाएगा। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जल और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ है। जहाँ पर जिसके मन में या जिस जगह पर मैं माता हूँ, धरती मेरी माँ है, मैं उसका पुत्र हूँ, ये जो भाव है, जहाँ पर भी लोगों के मन में विकसित नहीं होगा, जागृत नहीं होगा, तो वह कैसे कहलाएंगे, अचेतन। अचेतन मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की कोई चेतना नहीं है, जड़ के समान कहलाएंगे। जिस समय भी जल का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ प्रणाम भाव पृथ्वी के लिए प्रकट होता है। यह प्रणाम भाव ही भूमि के और जल का दृढ़ बंधन है। स्वाभाविक है कि जैसे ही जल यानी मनुष्य के अंदर धरती के प्रति माता का संबंध उत्पन्न हो जाएगा तो अपने आप ही वह माता के प्रति नतमस्तक हो जाएगा, मतलब अपने आप उसका सिर है माता को नमन करने के लिए झुक जाएगा। और जब यह भाव जब बच्चे के अंदर, मनुष्य के अंदर पैदा होगा तो उन दोनों का संबंध है वो मजबूत होगा, दृढ़ होगा, और यही दृढ़ बंधन है वह उन्हें उनसे बांध कर रखेगा। इसी दृढ़ भीति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। मतलब पुत्र और माता का संबंध जितना ज़्यादा मजबूत होगा तो उतनी ही मजबूत दीवार पर, उस भित्ति यानी दीवार, उस मजबूत दीवार से हम राष्ट्र के निर्माण में हम जो एक भवन, एक मकान जो तैयार करते हैं, जैसे एक मकान तैयार करने के लिए दीवार नींव की मजबूती होती है, उसी तरह यदि हमें राष्ट्र के भवन को तैयार करना है तो जल और भूमि के प्रति दोनों के बीच में गाढ़ संबंध होना चाहिए। उसी पर राष्ट्र का भवन है वो तैयार किया जाएगा। यह इसी चट्टान, दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित है। ये जो चट्टान है कितनी मजबूत होती है, उसी तरह जब पृथ्वी और जल के बीच की जो चट्टान मजबूत हो जाएगी, उसी पर चिर आश्रित, चिर मतलब सदा सदा के लिए हमारा जो जीवन है वह उस पर निर्भर हो जाएगा। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकारता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों का भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता। अधःपतन मतलब उसका पतन, उसका विनाश। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ता है तो उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि यदि हम मनुष्य हैं, हम कर्तव्य और हमारे पास अधिकार दोनों चीज़ें होती हैं। कर्तव्य मतलब हमें हमारा फर्ज निभाना है और उसके बदले में हमें कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। परंतु जब हम माता धरती के साथ हम पुत्र और माता के संबंध को स्वीकार करते हैं तो धरती पर रहने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का, उन जितने भी वरदान हैं वह वरदान मनुष्य को उपयोग करने का हक है, क्योंकि वह धरती को माता का दर्जा देता है। परंतु जो लोग धरती को उसको माता का दर्जा नहीं देते हैं उन्हें इस प्रकार के वरदान पर कोई भी अधिकार नहीं है और केवल स्वार्थ के लिए वो धरती को माँ का दर्जा देता और मन से वह स्वीकार नहीं करता, तो ऐसा जन है वो हमेशा धीरे धीरे किस पर, विनाश के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। हमें केवल निष्काम, हमें बिना किसी बदले की आशा से
कोई कार्य नहीं करना है, हमें निष्काम भाव से अपने धर्म का पालन करना है। और जब हम मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ लेंगे अर्थात धरती के साथ, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपने पहले कर्तव्यों को पूरा करना पड़ेगा, बाद में हमें अधिकारों का उपयोग करना है। सॉरी बच्चों, कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले कार्य कब संपूर्ण होता है, कब अच्छा हो सकता है, तो वो कार्य करने की जिम्मेदारी हम लें, और वो जिम्मेदारी यदि हम उठाते हैं उसे हम कर्तव्य कहते हैं। और जब हमें कर्तव्य करेंगे तो अपने आप हमारे अधिकार है वो बढ़ते चले जाएंगे और हम उन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। अब उसके आगे देखते हैं। माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। माता के लिए उसके सभी पुत्र हैं वो समान होते हैं, कोई अच्छा हो कोई बुरा हो, पर माता अपने पुत्रों में कभी भी भेदभाव नहीं करती। माता का प्यार है अपने सभी पुत्रों में बराबर होता है। यदि माँ अपनी एक आँख फोड़ेगी तो भी वो अंधी कहलाएगी, और अभी ये वाली आँख फोड़ेगी तो भी अंधी कहलाएगी। उसके लिए पुत्र हैं वो सभी के सभी समान होते हैं, इसीलिए वो सभी पुत्रों को समान नज़र से देखती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले भी सभी बराबर हैं, चाहे वो ऊंचे हो नीचे हो, नीची जाति को बड़ी जाति को, वो कोई भी माता नहीं देखती। माता के लिए तो सभी समान होते हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। जो मातृभूमि के अपनी माता की भूमि से जुड़ा हुआ है वो हर एक चीज को पाने का हकदार है, सहभागी मतलब हकदार है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। धरती पर जो बसते हैं उसका जो विस्तार फैलाव है वो अनंत है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। और नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के, नाना यानी बहुत सारे प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं। कहीं भी रहे, कोई भी भाषा बोले, किसी भी प्रकार का पहनावा पहने, परंतु कहलाएंगे तो क्या, वह इस धरती माता के पुत्र ही कहलाएंगे। और इस कारण से उनका सौहार्द्य भाव अखंड, सौहार्द्य यानी सज्जनता का जो भाव है वह क्या होगा, अखंड है, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे खंडित ना किया जा सके। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे रह सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ जो उनका संबंध है उसमें कोई भी भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। अब धरती के साथ जो जुड़ा हुआ है, हमारी सभ्यता है, अगर कहीं पर सभ्यता में इंसान बहुत आगे होता है तो कहीं पर बहुत ही ज़्यादा पीछे है। किसी का रहन सहन बहुत ज़्यादा आगे है तो किसी का रहन सहन, जैसे हम गांव कह सकते हो शहर, तो गांव के लोगों का रहन सहन है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ है, आज के युग से थोड़ा पीछे है, परंतु शहर का जनजीवन, रहन सहन, पहनावा है वो थोड़ा मॉडर्न कल्चर का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शहर वाले हैं वो धरती के पुत्र कहलाएंगे और गाँव वाले नहीं। गाँव वालों को माता है वो अलग नज़र से देखेगी और शहर वालों को अलग नहीं, उन सब का पृथ्वी पर उतना ही मातृभूमि का अधिकार है जितना शहर वालों का, तो उतना ही गांव वालों का। बस हमारे रहन सहन पहनावा ही अलग हो सकता है। धरती के विशाल प्रांगण पे सब जातियों का समान क्षेत्र है, कोई भी जाति हो उन सबको धरती के आंगन में बराबरी का हक है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव के बाद करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन उठती हुई लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर और अमर है। कितनी भी मुश्किलें आती हैं, कभी कोई एक लहर ऐसी आती है जो उन्हें तोड़ कर रख देती, पर फिर भी मनुष्य वापस खड़ा होने के लिए हमेशा ही सतत प्रयत्नशील है। जनता का सतत वाही जीवन, जन यानी मनुष्य का लगातार बहता हुआ जीवन कैसे नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण करना है। मनुष्य का जो जीवन है ना, किसके समान बताया, सतत यानी लगातार बहती हुई नदी के समान बताया है, जिसे हम तो आगे तो बढ़ना ही है और साथ साथ हमें अपना
कर्म करते जाना है और साथ साथ मेहनत करती जानी है। जब हम मेहनत करेंगे और अपना कर्म करते चले जाएंगे तो हम नए नए घाटों का अर्थात नई नई चीज़ों का विकास कर पाएंगे, निर्माण कर पाएंगे। हम अपने देश में अगर हम सतत कार्यशील रहें और सतत परिश्रम करते रहें तो हम नई चीज़ों को बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अब राष्ट्र का तीसरा अंग है जन की संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग किसे माना गया है? जन की संस्कृति को। मनुष्य ने युग युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास और प्रश्वास है। श्वास यानी लेना और प्रश्वास यानी छोड़ना। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। हम मनुष्य हो, धरती हो, पर उसकी संस्कृति ना हो तो यह मुश्किल ही है, बहुत ही ज़्यादा असंभव है। किस तरह? तो पूरा शरीर बन जाए पर शरीर के ऊपर का जो सिर है वो सिर ना बने तो क्या हम उस शरीर की कल्पना कर सकते हैं? उसे हम कहते हैं कबंधन मात्र। कबंधन मात्र मतलब सिर रहित काया। हमारा शरीर पूरा बन गया हो परंतु हमारा मस्तक ऊपर ना हो तो हम ऐसी काया की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो जन की संस्कृति के बिना धरती और जन है वो कबंधन मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। अब जन के मस्तिष्क यानी मनुष्य के मस्तिष्क को किसे कहा गया है? तो संस्कृति को कहा गया। संस्कृति के विकास और अभ्युदय, अभ्युदय मतलब प्रगति, उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यदि जन की संस्कृति है वह बढ़ेगी तो ही राष्ट्र का विकास है वह संभव हो पाएगा। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए, विरहित करना यानी अलग कर दिए जाए, यदि जन और उसको संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अर्थात कोई भी राष्ट्र है वह लुप्त होने में समय नहीं लगेगा। जीवन के विटप, विटप यानी पेड़ का पुष्प है संस्कृति। जीवन का जो पेड़ है, विटप को क्या कहेंगे बैठ जाओ? पेड़। तो जीवन का जो पेड़ है उसका पुष्प है यानी फूल क्या है? उसे हम संस्कृति को उसका फूल कहते हैं। भूमि पर बसने वाला जन से ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें संस्कृति के दर्शन होते हैं। कर्म, कर्म अर्थात हम जो कार्य करते हैं, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो दोनों के मिलन से, उन दोनों के मिलन में हमें राष्ट्र की संस्कृति है उसको नजर आती है या उसके दर्शन होते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष, वनस्पतियां अपने अदम्य, अदम्य मतलब जिसे दबाया ना जा सके, दम्य यानी दबाना, अदम्य यानी जिसे दबाया ना जा सके, भाव से उठते हुए पारस्परिक मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। भले उनके विचार अलग हो, उनकी संस्कृति अलग हो, पर फिर भी वो सब क्या करते हैं? मिलकर रहते हैं। जिस तरह लता, घास है अलग अलग होती हैं पर एक दूसरे से मिलकर रहती हैं, उसी तरह जन भी रहते हैं। जिस प्रकार जलों के अनेक प्रवाह से नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त होती है, मतलब नदियां हैं अलग अलग स्थानों से आती है और वो सारी की सारी नदियां हैं अपना अलग अलग जल लेकर आती है और जब समुद्र में जाती है तो उन सभी का जल है एक रूप हो जाता है और समुद्र में एकता प्राप्त करती है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन में अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति के समन्वय प्राप्त करती, मतलब अनेक विधियां हैं, नीति, नियम, कानून जो सब अलग अलग होते हैं परंतु उससे राष्ट्र को पूरी तरह से एक सम्मिलित किया जा सकता है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अर्थात जब हम उन सबको मिलाएंगे और उसके मिलने से जो ढांचा तैयार होगा, जो स्वरूप तैयार होगा, वही राष्ट्र जीवन का सुखदायी रूप हमें दिखाई देगा। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक नए रूपों में राष्ट्र अपने मानसिक भावों को प्रकट करता है। अपने मानसिक भावों को किस में प्रकट करता है? कभी गीत के द्वारा, कभी नृत्य के द्वारा, तो कभी अपने खुशी के साधनों के द्वारा है वो अपने मन के भाव को हमारे सामने व्यक्त करता है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब
पूरी तरह से स्वतंत्र छंद जन्म लेने वाले लोकगीत तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। अमित मतलब बहुत ही ज़्यादा इस धरती पर भंडार है, वो पूरा खजाना भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त की जा सकती है। अर्थात हमें खुशी बहुत ज़्यादा प्राप्त होती, कहीं पर गीत है, कहीं लोकगीत है, कहीं नृत्य है, ये सारी की सारी अलग अलग चीज़ें भरी है। ये हमारे किसके खुशी का साधन है और इसकी इतनी ज़्यादा मात्रा है कि हर एक इंसान है इससे खुश हो सकता है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उनका स्वागत करने की आवश्यकता है। हम जो राष्ट्र है उसका जो संस्कृति है उसका परिचय जो हम जब करवाते हैं तो परिचय में उस समय हमें इसका स्वागत अर्थात उसके आवभगत करनी चाहिए। स्वागत करना, जब कोई मेहमान आता है तो हम किस तरह उसका स्वागत करते हैं, उसी तरह जो पुरानी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है, उसका हमें अपने जीवन में स्वागत करना है। पूर्वजों के चरित्र, जो हमारे पूर्वज, कौन जो दादा परदादा है वो क्या कहलाएंगे, हमारे पूर्वज है। तो पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करेंगे। अर्थात जो हमारे दादा परदादा, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने हम साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जितनी सिद्धियाँ प्राप्त की है, जो जो उनका विकास किया है, वह पराक्रम के साथ यानी गौरव के साथ हम उन्हें अपनाना पड़ेगा और उसके तेज से अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। मतलब उन्होंने जो किया है उससे निकलने वाला तेज है वो उसे हम अपने जीवन में देखना चाहेंगे। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं होगा, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़कर नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करेंगे। हमारे पूर्वजों ने जो सिद्धि प्राप्त की है, जो कार्य किया है, वह कार्य हमारे लिए बोझा रूप नहीं है, अर्थात हमारे लिए भार रूप नहीं है। हम अतीत में जो बीत चुका है वह वर्तमान में उनके अनुभव को लेकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि भूत है वो वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखता। जकड़ कर नहीं रख मतलब मैंने ऐसा किया था तो तुम भी ऐसा करो, नहीं, हमें उनके अनुभव को लेकर आगे बढ़ना है। और यदि हम ऐसे वरदानों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो राष्ट्र है वो बहुत ही अच्छा होगा और ऐसे राष्ट्र का ही हम स्वागत करेंगे। तो बाल मित्रों, आपको राष्ट्र का स्वरूप पाठ है वो पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर हम सारांश देखें तो राष्ट्र के स्वरूप, किसी भी राष्ट्र का 3 तत्व है जो उसको स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। कौन कौन से? तो भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। इन तीनों के सम्मिलन से ही हम एक राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। यदि जन है, धरती है, परंतु यदि उसकी संस्कृति नहीं है तो बिना संस्कृति के हम किसी भी राष्ट्र की कल्पना नहीं करते। तो संस्कृति को क्या कहा है? संस्कृति को शरीर का मस्तक कहा गया है, क्योंकि बिना मस्तक के हम किसी भी शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। तो बाल मित्रों, यह पाठ आपको समझ में आ गया ना? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।